नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों की वापसी के लिए सचिवालय में की गई बड़ी बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल से भी हुई बात। कांवड़ मेले का हुआ आगाज, दूर दूर से शिव भक्त गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं हरिद्वार। कांग्रेस बोली, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार गंभीर नहीं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर परिजन चिंतित, सरकार से लगाई मदद की गुहार। हल्द्वानी में चोरों ने 4 दुकानों में लगाई से लाखों की नकदी पर किया हाथ साफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर वार्ता की। अजीत डोभाल ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। देश वापस लौटने के इच्छुक भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों और अन्य लोगों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त भी किया। उनके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए। साथ ही यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों और नागरिकों के परिजनों से भी लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए कहा। सीएम धामी ने यूक्रेन में निवासरत उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में उनके परिजनों से प्राप्त हो रही जरूरी सूचना के संकलन के लिए पुलिस महानिरीक्षक पी रेणुका देवी और पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार को नोडल अधिकारी नामित किया है। जारी किए गए टोल फ्री नंबर 112 पर अभी तक यूक्रेन में निवासरत 95 लोगों के परिजनों ने संपर्क स्थापित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में निवासरत उत्तराखंड के लोगों के कुछ परिजनों से भी फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री ने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क कर रही है। भारत सरकार यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच कांग्रेस ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने से जुड़ी सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि यूक्रेन की स्थिति एक रात में डेवलप नहीं हुई है। पिछले 15 दिनों से संभावनाएं जताई जा रही थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 15 दिनों से वहां स्थानीय स्तर पर भारत से पढ़ने या कामकाज के मकसद से गए भारतवासी यह मांग उठा रहे थे कि हमें वापस भारत बुलाया जाए, उनके वापसी के लिए उनकी व्यवस्था की जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तराखंड सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण आज वहां स्वजन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। गोदियाल ने कहा कि निश्चित रूप से सरकार उन्हें लाने के लिए संजीदा नहीं है। उन्हें लाने के लिए सरकार में संवेदनशीलता दिखाई नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री अपने आवास में भाजपा के नेताओं की समीक्षा बैठक करने में मशगूल हैं, लेकिन इस दिशा में समीक्षा नहीं हो रही है कि हमारे लोग वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यूक्रेन की स्थिति कोई एक रात में डेवलप नहीं हुई। ये पिछले 15 दिनों से ये संभावना वहाँ पर जताई जा रही थी और पिछले 15 दिनों से वहाँ जो स्थानीय स्तर पर हमारे यहाँ भारत से वहाँ पढ़ने के लिए या कामकाज के मकसद से वहाँ गए लोग हैं, उनकी तरफ से मांग आ रही थी कि हमें वापस भारत बुलाया जाए, उनके लिए व्यवस्था की जाए। हमने भी समय रहते हुए सरकार से ये लिखित रूप में आग्रह किया कि सरकार इस पर ध्यान दे, लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तराखंड की सरकार ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया और आज हमारे बच्चे और हमारे स्वजन आज वहाँ स्वयं जो है दिक्कत महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में सरकार संजीदा है ही नहीं, सरकार संवेदनशीलता सरकार में लगी नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस पर समीक्षा नहीं कर रहे हैं कि हमारे लोग फंसे हैं, उनके लिए क्या हो। ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। जी अध्यक्ष जी, आपने खुद इस बात मानी 15 दिन से माहौल बन रहा था इन चीज़ों, लेकिन आज की तारीख में भी आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं कि हमारे उत्तराखंड के कितने बच्चे कितने लोग यूक्रेन में फंसे हुए। नहीं, तैयारी नहीं ना, कुछ उस पर कुछ काम ही इन्होंने नहीं किया।
इनका एकमात्र मकसद तो अपने हितों की रक्षा करना है, जनता के हितों की रक्षा करना मकसद है ही नहीं। तो जब इनको पता ही नहीं हमारे कितने लोग हैं, जबकि ये चीजें तो 24 घंटे के अंदर पता हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि कितने लोग हैं, क्या है, कहाँ हैं, किस स्थिति में है। उनको संपर्क जो कि हमारे भारतीय राजनयिक वहाँ और उसके अगल बगल के देशों में उनके माध्यम से उनसे संपर्क करने की क्या कोशिशें हुई, नहीं हुई, कुछ भी नहीं, ये तो अंधेरे में है, कुछ भी इनको पता नहीं। कल देर शाम को प्रमुख सचिव गृह का एक पत्र जारी हुआ सभी डीएम एसएसपी को कि आप सुबह 10 बजे तक डेली अपडेट दें। लगता है कि प्रशासन को खुद एक्टिव होकर इन सभी डिटेल कलेक्ट करनी चाहिए थी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि संजीदा नहीं है सरकार, संवेदनशील नहीं है सरकार। हमारे कहने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने लिखित रूप में दिया, समय रहते हुए दिया, लेकिन उसके बावजूद कुछ करने को तैयार नहीं। तो ये अफसोसजनक है और स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। टिहरी जिले की प्रतापनगर विधानसभा के ग्राम तुनियार के रहने वाले पारस रौतेला के यूक्रेन के कीव में फंसने से परिजन बेहद चिंतित हैं। नई टिहरी बोराड़ी में रह रहे पारस के पिता मान सिंह रौतेला और मां प्रतिमा रौतेला ने अपनी बेटी की सलामती की दुआ ईश्वर से करते हुए भारत सरकार से अपने बेटे की वापसी की गुहार लगाई है। परिजनों के मुताबिक उनके 2 बच्चे में से पारस रौतेला वर्ष 2021 से यूक्रेन की राजधानी कीव में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, जबकि बेटी उन्हीं के साथ बोराड़ी में रह रही है। पिता मान सिंह रौतेला और मां प्रतिमा रौतेला का कहना है कि उनकी अपने बेटे से निरंतर बातचीत हो रही है, मगर युद्ध के खराब हालातों को देखते हुए उनके बेटे के साथ साथ उनकी भी चिंताएं बेहद बढ़ गई है। परिजनों ने भारत सरकार से अपने बेटे की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यूक्रेन में फंसे उनके बेटे सहित सभी भारतीयों को जल्द स्वदेश पहुंचाएंगे। मिली कि वहाँ पे कल ही जानकारी मिली कि वहाँ यूक्रेन पे हमला हो गया है, रशिया ने हमला कर दिया है। तो फिर मैंने वहाँ अपने बच्चों से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि वहाँ एयरवेज भी बंद हो गया। उन बच्चों ने फ्लाइट के टिकट भी कर रखे थे 4 तारीख के, तो वो सब कैंसिल हो गए। कुछ बच्चे कल आ रहे थे तो उनका कल भी वहाँ एयरपोर्ट गया नहीं हमारा। तो मैंने फिर सब जगह अपने जितने भी वो है सब लोगों को इन्फॉर्म किया गया स्थिति है। तो फिर रात को वैसे तो कह रहा है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहा है, अभी कुछ मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चे फिर भी बच्चे डरे हुए हैं, दिक्कत तो है ही बच्चों के लिए। अब खाने की पीने की कुछ दिक्कत होगी तो बच्चा कहाँ जाएगा, दिक्कत तो है ही। लेकिन ये है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन की परेशानी तो झेल ही लेंगे। ले बच्चे ठीक ठाक चाहिए, बस चाहे 1-2 दिन में आए 3 दिन में आए, अपने बच्चे घर वापस आ जाने चाहिए। होने की जानकारी है, लेकिन कंट्रोल रूम में कुछ भी और कॉल्स आ रहे हैं तो सभी को वेरीफाई करके हमारे द्वारा आज शाम तक सूचना शासन में भेज दी जाएगी, जहां से सूचना मंगवाई गई। भले ही यूक्रेन पर रूस की सेना द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन रूस के सैनिकों की गोलियां, बम और मिसाइलों के धमाकों का असर भारत में भी लोगों के दिलों पर पड़ रहा है। यही कारण है कि यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए बच्चों के परिजन यूक्रेन में हो रहे धमाकों से थरथरा रहे हैं और अपने बच्चों की सलामती के लिए ईश्वर से दुआ मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार से बच्चों की सही सलामती भारत वापसी की भी मांग कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के पीछे युद्ध बढ़ता ही जा रहा है, जिससे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत से मेडिकल शिक्षा के लिए यूक्रेन में गए भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो वहीं बच्चों के परिजनों को अपने बच्चों की चिंता सता रही है। आपको बता दें कि बाजपुर के मुड़िया निवासी मोहम्मद इस्माइल के पुत्र मोहम्मद ताजिम यूक्रेन के कवी में मेडिकल शिक्षा के लिए गए थे। इस दौरान मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि उनके बच्चे पूरी तरह डरे हुए हैं और अपनी सुरक्षा के लिए स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। वहीं बाजपुर के मुंडिया निवासी मोहम्मद सफी के पुत्र शाबेद अली मेडिकल शिक्षा के लिए यूक्रेन के पोल्टावा में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र से जब वार्ता हुई तो उसने बताया कि 30 किलोमीटर की दूरी पर कई मिसाइलों से धमाके हुए हैं और रूस के जेट विमान लगातार हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान दोनों छात्रों के परिजनों ने भारत सरकार से अपने बच्चों की सलामती और घर वापसी की मांग की है। पोल्टावा में पढ़ता है, नीचे 14 साल का है और इस टाइम तो वहाँ पे युद्ध चल रहा है बहुत तगड़ा होके, और लाने की सरकार को व्यवस्था करे जल्दी से जल्द बच्चे आए वहाँ से, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं और हमारे बच्चे को सैटेलाइट दागी गई हैं और उसके ऊपर अभी भी रूस के जेट विमान उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं और केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जितना जल्दी हो, जितना परेशानी, खाना तक का नहीं खा रहे हैं। हमारा बच्चा भी वहाँ पे अकेला रो रहा है, बहुत परेशान है। यहाँ पे तो हम बहुत सारे हैं, फिर भी हम इतना आगे उसको सहूलत दे रहे हैं कि बेटा आराम से रहे, सरकार जरूर भारत सरकार लाएगी। और फिर भी बेहतर है कि जितना जल्दी हो जाए तो भी बेहतर है। जितने भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं इंडिया के, सबको लाया जाए एक साथ में। और क्या बोलते हैं, वहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति है, बेहतर होगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट भेजी जाए, अपने घर आए। और क्या बोलते हैं,
वहाँ पे मेरा बेटा जो है MBBS कोर्स करने के लिए गया हुआ है। वो खास कीम में रहता है और जिस जगह पे जो यूनिवर्सिटी है उससे 15 किलोमीटर दूर जो है एयरपोर्ट है। जो एयरपोर्ट पर जो है मिसाइलें दागी गई हैं। हमारे बच्चे जो है वहाँ पर बहुत परेशान हैं, हम यहाँ परेशान हैं। मैं केशव नगर निवासी मुड़िया बाजपुर उधम सिंह नगर का निवासी हूँ और मेरा बच्चा जो है MBBS का कोर्स करने के लिए गया हुआ है। उसी के साथ में 2-3 बच्चे और हैं जो बिहार से हैं, लखनऊ से हैं और मजरा स्वार तहसील से हैं और सभी के गार्जियन परेशान हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी हमारे इंडिया भेजा जाए और सारे बच्चों को, जितने भी परेशान बच्चे हैं, उन सबको इंडिया भेजा जाए। किसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन बच्चों को जल्दी से जल्दी जितनी भी आपसे सरकार हेल्प कर सके वो हमारी कर सके। मेरे बच्चे से अभी 1 घंटे पहले बात हुई थी। उसने बताया कि वहाँ पर जो है काफ़ी हेलीकॉप्टर जो है पूरे भ्रमण पर हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और हमारी जान को खतरा है। हम कीप छोड़कर अपनी पर्सनल गाड़ी से पोलैंड साइड निकल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत सरकार की ओर से सभी प्रदेशों और जिला प्रशासन को अपने अपने जिले के उन लोगों का विवरण दिए जाने का निर्देश दिया है जो वर्तमान समय में व्यवसायिक और शैक्षणिक कार्य के लिए यूक्रेन में थे। चमोली प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। उत्तराखंड के सीमांत चमोली जिले में जिला प्रशासन के अनुसार जिले से 2 बच्चों की जानकारी मिली है। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना का कहना है कि जिले से गैरसैंण ब्लॉक से कनुप्रिया और दशोली ब्लॉक से योगिता फर्जवान की जानकारी मिली है जो वर्तमान समय में मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में है। दोनों बच्चों के परिजनों से बात कर उनसे संबंधित जानकारी शासन को भेजी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक चमोली का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार चमोली जिले के सभी थाना और तहसील स्तर पर यूक्रेन में रहने वाले लोगों की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी से अपील की जा रही है जो भी लोग यूक्रेन में रह रहे हैं उनके परिजन सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन के साथ विवरण भेज सकते हैं ताकि उनकी जानकारी शासन स्तर पर भेजी जा सके। मेरी बालिका जो है अभी वहाँ पे MD कर रही है, तरस मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज यूक्रेन टीम में है और कल रात मेरी बात हुई उसको 10-11 बजे के आसपास। तब से जो अभी बात नहीं हो पाई है और व्हाट्सएप भी शायद में सब ऑफ ही चल रहा है, तो जैसी बात होगी तो आगे देखते हैं क्या है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी करे जा रहे हैं। हाँ, हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुए हैं। कल मुझे डिस्ट्रिक्ट LIU की सब इंस्पेक्टर और जो पुलिस LIU की कांस्टेबल हैं उनसे भी बात हुई। उनके थ्रू भी जो है मैंने अपनी बात रखी और उन्होंने भी जहाँ तक उत्तराखंड गवर्नमेंट के जरिए भारत सरकार को भी अवगत करा दिया हुआ। आगे में जैसी स्थिति होगी उसके बारे में तो आगे दशोली ब्लॉक से और गैरसैंण ब्लॉक से वहाँ पर अभी तक हमें सूचना मिली है, तो उनकी सूचना हमने तैयार करके हमने शासन को प्रेषित कर दिया। वो शासन स्तर से ही वो ज्ञात हो पाएगा। चमोली जनपद की 2 छात्राओं के बारे में सूचना है जो वहाँ पे मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। एक दसौली ब्लॉक की है और एक गैरसैंण की है। और इसके अलावा हमारा चमोली जनपद की जनता से अपील है कि यदि व्यवसाय से संबंधित या शिक्षा से संबंधित कोई वहाँ पे गया हुआ है और आज के दिन फंसा हुआ है तो हमारा जो 112 है उस पर हमें उनके बारे में सूचना जो है वो दे। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 9458322120 उस पर भी जो है हमें इनके बारे में सारी डिटेल्स दे ताकि हम ऊपर जो है संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना प्रेषित कर सकें। जनपद उधम सिंह नगर में एक बार फिर अवैध खनन का काला कारोबार चरम पर है। खनन माफिया अवैध रूप से धरती का सीना चीर उप खनिज निकाल कर लाखों के वारे न्यारे कर रहे हैं। वहीं प्रशासन के गठजोड़ से खनन माफिया अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। अवैध खनन के इस कारोबार से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपद उधम सिंह नगर में एक बार फिर अवैध खनन ने जोर पकड़ लिया है, जहां स्टोन क्रशर स्वामी पॉपलेन JCB की मदद से गहरे गड्ढे कर खनन के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। मशीनों द्वारा हो रहे अवैध खनन की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन प्रशासनिक अमला इस ओर कोई भी ध्यान देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं काशीपुर कुंडेश्वरी क्षेत्र में स्थित मुरली स्टोन क्रशर, जय स्टोन क्रशर, नेशनल स्टोन क्रशर और भी क्षेत्र में स्थित क्रशर द्वारा अवैध खनन के इस काले कारोबार को अंजाम दिया जा
रहा है। जेसीबी की मदद से धरती का सीना चीर लगभग 100 फीट से अधिक गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर का संकट मंडराने लगा है। चिंतित ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों से समय समय पर शिकायतें भी की जा रही हैं, लेकिन शिकायतों को अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहीं अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया। पानी का जल स्रोतों को लेके हमने एसडीएम साहब को, डीएम साहब, उप जिलाधिकारी को, खनन विभाग को और पोल्यूशन विभाग को, सबको हमने लेटर दिए कि हमारे यहाँ 20 फुट का पानी का लेवल है। ये अवैध खनन, अपने निजी स्वार्थ के लिए अवैध खनन करके ये पानी निकाल के पानी बाहर डाल रहे हैं, जिस पानी का नाजायज उपयोग हो रहा है। जबकि जल ही जीवन है का नारा दिया सरकार ने, लेकिन ये उस पानी को व्यर्थ बहाकर हैं, यहाँ के जो नल सूख रहे हैं और पानी जो बोरों में खेत को बोर लगाने से सिंचाई बोर है वो भी सूख रहे हैं। कोई प्रशासन नहीं सुन रहा। हमने सब शासन प्रशासन को सब लिखित में भी दिया, वैसे मुलाकात भी की, मौखिक रूप से किया, किसी ने कोई इस पे ऊपर असर नहीं किया किसी ने, क्योंकि हम तो सिर्फ ऊपर तक पैसा जाता है हमारा, हम तो पैसे के बिना, पैसे के बल्ले पे ऊपर चलाते हैं। हम तुम जो कुछ मर्जी कर लो, हम तो और कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। ये क्रैशर गुलजारपुर, महादेव नगर, जुरका और कुछ कुंडेसरी क्षेत्र के हैं वहाँ, जो जिनमें 100 फुट के गहरे गड्ढे खोदे हुए इन्होंने, उसमें से बड़ी बड़ी मोटरें लगाकर पानी निकाला जा रहा है, जो कि सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन फिर भी इसके बावजूद अंधा हो रहा है। हाँ जी, क्रैशर, जय स्टोन क्रैशर, नेशनल स्टोन क्रैशर, मुरली स्टोन क्रैशर और मॉडर्न स्टोन क्रैशर और महाराजा स्टोन क्रैशर, और भी सभी क्रैशर हैं जो इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। नजायज इनके पास वो कहते हैं और परमिशन है, परमिशन किस बात की? 100 फुट गड्ढे की परमिशन दे रही है। हमें प्रशासन से पूछना चाहते हैं, कोई किसान अगर खेत में लेवल करता है खेत, उसको परमिशन लेनी पड़ती है, हैं? और ये गहरे गहरे गड्ढे खोद रहे हैं, इनको परमिशन मिल जाती है, सिर्फ पैसे के बल पर परमिशन मिलती है इनको। आम आदमी अगर कोई जरा सा भी एक डल्लम मिट्टी भी खेड़ लाता है, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। इनको ना पुलिस, सारे प्रशासन सो रहा है, कोई देख नहीं रहा अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, अंधा प्रशासन है, कोई देखभाल नहीं रहा। इस हमारे आपको मुझे गुजारिश है कि मीडिया बंधु की वजह से हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएं, हम इनके खास आभारी। सर, स्वामिया के द्वारा गड्ढे खोदे जा रहे हैं, उन गड्ढों से जो यहाँ क्षेत्र है सारा, उसमें ये समस्या आ रही है कि जो नल है उसके अंदर पानी आना बंद हो गया है और आम जनमानस को पानी नहीं प्राप्त हो पा रहा। सरकार ने हेडपंप लगाए, क्यों लगाए? ताकि जनता पानी पिए, जिसके घर में नल नहीं है। उस हेडपंप के अंदर पानी नहीं आ रहा तो जनता कहाँ से पानी पिएगी? मैं इस बात में कहना चाहूँगा कि जितने क्षेत्र के किसान हैं उनको कहा जाता है कि आप धान ना लगाएं, बेमौसमी धान ना लगाएं। क्या इन बेमौसमी धान लगाने से इतना पानी खर्च हो सकता है कि जितना क्रैशर स्वामियों के द्वारा पानी को बर्बाद किया जा रहा है? और जिस बर्बाद पानी के द्वारा क्षेत्र के अंदर जो पशु जानवर उसको पी रहे हैं, उन जानवरों की मृत्यु हो रही है। मैं उस विकलांग और अंधे प्रशासन को कहना चाहूँगा, यहाँ क्षेत्र का जो प्रशासन है, सीधा सीधा मैं खनन अधिकारी को कहूँगा या सीधा सीधा मैं यहाँ के एसडीएम को कहूँगा, जिसकी जिम्मेदारी है क्षेत्र की रक्षा करना। आप आईएएस हैं, आप पीसीएस बन के बैठे हैं, आपने कितनी पढ़ाई करी होगी, आपको ये नहीं पता कि क्षेत्र के अंदर क्या समस्या आ रही है? उनको दिखाई नहीं दे रहा? क्या अंधे हैं वो या विकलांग है जो अपनी गाड़ी लेकर के क्षेत्र में घूम नहीं सकते, जनता की समस्या नहीं सुन सकते? में हम लोगों को इस क्षेत्र की जनता को इकट्ठा होना पड़ा। उसका मुख्य कारण ये है कि कुछ क्रैशर वाले सरकार द्वारा कोई खड्डा खोदने की परमिशन के नाम पर अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन करके लाखों टन माल इकट्ठा कर लिया, सामग्री इकट्ठी कर ली है और अपने वारे न्यारे करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है क्षेत्र में, जल स्रोत सूख गया है, नल सूख गए हैं और 10-10 मोटरें लगाकर 10-10 इंची आप जाएंगे देखेंगे कि धरती माता को कैसे चीर रखा है इन्होंने, पैसे के लिए, केवल पैसे के लिए। अपने सरकार के कर्मचारियों से मिलकर जो यहाँ पर खनन अधिकारी लेगा है, उसके माध्यम से ये कहते हैं, हम जानकारी रखते हैं अपनी, कि खनन क्षेत्र अधिकारी से मिलकर ये क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है, जल स्रोतों के खत्म कर दिए हैं और उस माल को करोड़ों अरबों में खेला जा रहा है। आप जांच कराइए इसकी, हर क्रैशर की जांच होनी चाहिए जो इस काम को कर रहे हैं। हम खुलेआम कहते हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इनको जो है इस गलती का पछतावा होगा, इनकी सजा दिलवा के छोड़ेंगे, चाहे हम हाई कोर्ट जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं,
चाहे हमें आत्महत्या क्यों नहीं करना पड़े, हम जनता की सेवा के लिए हमें तत्पर रहेंगे। ये अभी संज्ञान में आया है कि जुनका में ग्रामीणों द्वारा इसमें प्रदर्शन किया गया है, खनन की उनकी शिकायतें हैं और इसमें मेरे द्वारा खनन विभाग से भी वार्ता की गई है और इसमें हम शीघ्र ही इसमें खनन विभाग की राजस्व विभाग द्वारा इसमें संयुक्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। देखा गया हाँ, ये शिकायत भी जुनका से प्राप्त हो रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खनन विभाग राजस्व विभाग की टीम द्वारा क्रशरों पे भी और ये जो दूसरी शिकायत प्राप्त हुई है दोनों पे संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। विकासखंड मुंसियारी के मटेना गांव के ग्रामीणों का पानी का मामला अब तूल पकड़ने जा रहा है, जिससे गांव की महिलाओं ने मंजू देवी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय मुंसियारी में एकत्रित होकर उप जिलाधिकारी मुंसियारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं महिलाओं ने कहा कि अगर शीघ्र अतिशीघ्र उक्त पेयजल समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो समस्त ग्राम वासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। NHIDCL द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बैजनाथ से जौलजीबी तक सड़क का परिसीमन जारी है, जिसमें नेशनल हाईवे पर 18 मीटर तक सड़क चौड़ीकरण के लिए BRO ग्रेफ के कर्मचारियों द्वारा नापजोख की जा रही है। BRO ग्रेफ के कर्मचारी रेवाधर भट्ट ने जानकारी दी कि NHIDCL द्वारा प्रदेश भर में सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके तहत बैजनाथ से जौलजीबी तक सड़क चौड़ीकरण के लिए नापजोख की जा रही है। नेशनल हाईवे के नियम के तहत सड़क किनारे मकान होने पर 18 मीटर और सुशासन क्षेत्र में 24 मीटर का दायरा चौड़ीकरण के लिए रखा गया है। वहीं नापजोख के दौरान 18 मीटर के दायरे में आने वाले भवनों का स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों को BRO ग्रेफ द्वारा नोटिस दिया जा रहा है। साथ ही नापजोख के दौरान परिसीमन में आने वाले भवनों को तोड़ा जाएगा। साथ ही मुआवजे का प्रावधान भी सरकार द्वारा रखा गया है। कर्णप्रयाग गशोली विकासखंड के कुंजो मैकोट में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन प्रसाद वितरण और भंडारे के साथ हुआ। समापन अवसर पर कथावाचक आचार्य सुरेंद्र प्रसाद कोठियाल ने कहा कि हृदय में प्रेम और श्रद्धा से ही भक्ति का मार्ग मिलता है और ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।